हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज का हमारा यहाँ पे ये सेकंड वीडियो है आज का। और इस सेकंड वीडियो में हम स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं एडिटोरियल्स की। तो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों के ही एडिटोरियल्स हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे एंड दिस विल बी काइंड ऑफ अ मेंस डोज फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको पता है कि सुबह 9 बजे हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे, प्रीलिम्स डोज की बात करेंगे। दूसरा हमारा वीडियो आएगा मेंस डोज के ऊपर जिसमें हम एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। और तीसरा एक वीडियो आएगा रात को जिसमें आपके लिए मैं लेकर आऊंगी क्विज रिगार्डिंग द टुडेज करंट अफेयर्स टॉपिक्स। ओके, तो आपका फुल फ्लेजेड यहाँ पे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देखो आगे बात करते हैं आज के मेंस डोज में एडिटोरियल एनालिसिस में। जो लोग हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे इन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। दो चैनल्स हैं, मयूरी भागवानी। बेसिकली इस पर मैं सारे पीडीएफ और सारे अपडेट्स पोस्ट करती हूँ। अगर आपको इस पूरे लेक्चर के एंड में आपको मैं एक मेंस का क्वेश्चन दूंगी, अगर आप उस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो और अटेम्प्ट करके रिव्यू चाहते हो तो आप उसको इस चैनल पे भेजो। मयूरी भागवानी यूपीएससी के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसको सर्च करोगे बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे इसको भेजना। आपके जो आंसर्स होंगे वो लोग जो आप लोग एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करना, तो बेसिकली दिस वुड बी अ पीयर रिव्यू सिस्टम। ओके, और मैं कुछ आंसर्स को रिव्यू करूंगी, जो भी बेस्ट आंसर होगा मैं उसको कल सुबह 8 बजे पिन कर दूंगी हमारे इसी ग्रुप पे। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम चलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो एक चीज बता दूं कि मेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। ओके, और उसको अटेम्प्ट करके सेंड करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, सेंड करना है टेलीग्राम ग्रुप पे। ग्रुप का नाम बता चुकी हूँ, मयूरी भागवानी यूपीएससी। ओके, इसके साथ मैं आपको हर आंसर पे फीडबैक नहीं दूंगी, आपको एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करने। पीयर रिव्यू वर्क्स द बेस्ट। ओके, तो पीयर रिव्यू करना है, मैं आपके आंसर्स देखूंगी और जो बेस्ट आंसर होगा उसको कल सुबह 8 बजे पिन कर दूंगी हमारे ग्रुप पे। सो आप लोग उससे उसको एक मॉडल आंसर मान के आगे बढ़ सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो आज हमारे पास GS1 में कुछ भी नहीं है, GS2 में हमारे पास आज 3 एडिटोरियल हैं। गवर्नेंस में आपको देखने को मिलेगा डिजिटल लेयर्स ऑफ इंडिग्निटी, द हिंदू में आया हुआ एडिटोरियल है। दूसरा है शॉट इन द आर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी द हिंदू में आया है। और इसके अलावा अग्निपथ एक्सपांशन के ऊपर एक एडिटोरियल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। तो इन तीनों एडिटोरियल्स को हम ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के पहले एडिटोरियल के साथ, एडिंग डिजिटल लेयर्स ऑफ इंडिग्निटी। तो बेसिकली देखो इस पूरे एडिटोरियल में बात क्या हुई है मैं आपको सार बता देती हूँ, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाना पड़े। इसमें बेसिकली बात हुई है कि हमारे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे हमारा देश का डिजिटाइजेशन हो रहा है, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी डिजिटलाइज हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में हम यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी को भूल जाते हैं और कई बार यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के कारण इनडिग्निटी हम प्रमोट कर देते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका एग्जाम्पल्स भी आपको इस एडिटोरियल में दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिनमें डिजिटलाइजेशन के कारण डीह्यूमनाइजेशन उसका एक साइड इफेक्ट बन गया है। ठीक है, मतलब डिजिटलाइजेशन का एक साइड इफेक्ट डीह्यूमनाइजेशन भी बन गया है, और ये कैसे बन गया है इसको हम समझेंगे इस पूरे एडिटोरियल में। ओके, तो देखो कुल मिला के यहाँ पे बात ये हो रही है कि हर किसी के पास यहाँ पे आर्टिकल 21 है, इंडियन सिटीजन, हर इंडियन सिटीजन को यहाँ पे राइट मिला है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन क्या हम एक्चुअल में डिग्निटी से रह रहे हैं? देखो एलाइट क्लास जो है ना वो तो इन एनी केस यहाँ पे डिग्निटी अपनी इंश्योर कर लेती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है वल्नरेबल सेक्शंस को। जो पुअर क्लास है या जो पूरा वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे फिर वो वुमेन हो, चिल्ड्रन हो या एल्डरली हो, इनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, कई सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ले रही है डिजिटाइजेशन के। इसमें देखो आप देखोगे सेंट्रलाइज्ड डाटा डैशबोर्ड बनाए गए हैं, डिजिटलॉकर्स बनाए गए हैं, बहुत सारी स्कीम्स में डिजिटलाइजेशन किया गया है, सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन कर दिया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारी इकोनॉमी को बहुत इफिशिएंट बना रही हैं, हमारे
हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रही है, लेकिन हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस इनका डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है, इनका जो डिग्निटी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंडर हो रही है, हार्म हो रही है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस जो हैं वो यहाँ पे जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, उनको एक्सेस नहीं करने देते इन जो लोग हैं जो जिनका डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है उन्हें। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे दो जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताए गए हैं, कैसे डिजिटलाइजेशन के साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, इस वल्नरेबल सेक्टर को किस तरह से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है आईसीडीएस का। आईसीडीएस क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो बेसिकली 1975 की स्कीम है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जा रहा था, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे इसके अंदर। अब जो मिड डे मील वगैरह जो है ना वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आता है, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और ये ना सिर्फ चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी इसमें ये एक स्कीम थी कि यहाँ पे न्यूट्रिशनल नीड्स का ध्यान रखा जाए, चिल्ड्रन का और प्रेग्नेंट वुमेन का। ठीक है, चिल्ड्रन कितने? 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनका। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी इसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड डे मील्स वगैरह सब कुछ इसी में आ रहा था। अभी क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट लेकर आई एक पोषण ट्रैकर। ठीक है, ये पोषण ट्रैकर क्या करेगा? बेसिकली यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स का कहना ये है कि कई सारे फेक लोग आ जा रहे थे इस स्कीम का बेनिफिट लेने। ठीक है, कई सारे घोस्ट अकाउंट, कई सारे फेक अकाउंट खुल रहे थे इस नाम पे, और यहाँ पे लीकेज बहुत हो रहा था, करप्शन बहुत हो रहा था, और इसीलिए ये पोषण ट्रैकर लेकर आए हैं, गवर्नमेंट पोषण ट्रैकर लेकर आई है, सो दैट यहाँ पे करप्शन को रोका जा सके। ये गवर्नमेंट की साइड से गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉबैक यहाँ पे इस वल्नरेबल सेक्शन को देखने को मिला वो ये कि यहाँ पे ये पोषण ट्रैकर आपसे डिमांड करता है कि आप आधार कार्ड यहाँ पे लगाओ, जो मदर है उसका आधार कार्ड भी लगाओ और जो बच्चा है उसका आधार कार्ड भी लगाओ। अब आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो इंडिया के बच्चे हैं और जो नए नए मतलब जो अभी पैदा हुए हैं, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे हैं, इसमें 75% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो ऐसे केस में जब इतनी ज्यादा हार्डशिप होती है, और स्पेशली बच्चे जो कि ऑलरेडी इतना वल्नरेबल सेक्शन है, उनको जब इतनी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, और उनका जो राइट है जो आईसीडीएस के अंतर्गत उनको एंटाइटलमेंट्स मिले हुए हैं कि उनको खाना तो मिलेगा, न्यूट्रिशनल नीड्स तो मिलेंगी, वो भी यहाँ पे रह जाती हैं वैसी की वैसी, धरी की धरी। क्यों? क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो ये जो पोषण ट्रैकर है बेसिकली आपको बोलता है कि आप ऑथेंटिफाई करो। ठीक है, अब इसको लेकर यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट पहुंचे गवर्नमेंट के पास कि भैया देखो इस चक्कर में कितने सारे बच्चे भूखे रह जा रहे हैं। ठीक है, कितने सारे बच्चों को ये मिड डे मील नहीं मिल पा रहा, कितने सारे मदर्स को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप ना सिर्फ आधार कार्ड मदर्स का लगवाइए, बच्चों का मत लगवाइए। ठीक है, तो कुल मिला के अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो नए हर्डल्स बच्चों के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, देखो पहले ही बच्चे एक तो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, एक बड़ा वल्नरेबल सेक्शन वो हो गया, उसके बाद माइग्रेंट्स भी होते हैं कुछ के पेरेंट्स। ठीक है, तो बहुत क्रूअल हो जाती है ये डिजिटलाइजेशन वाली चीज अगर ये बच्चों के ऊपर पड़ती है। ठीक है, अभी देखो हमारा एक एनएफएचएस का डाटा आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, इसमें बताया गया कि लगभग 42% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड हैं या माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हैं? देखो एक तो 36% वाला डाटा आया था, 36% बच्चे जो हैं ये स्टंटेड हैं। ठीक है, और लगभग 1/3 बच्चे ऐसे हैं, लगभग 33% बच्चे ऐसे हैं जो अंडर वेट हैं। 42% वाला जो डाटा बोल रही थी वो है कि यहाँ पे 42% बच्चे ऐसे हैं, या मदर्स या लोग ओवरऑल ऐसे हैं जिनका खुद का बायोमेट्रिक कभी कभी काम नहीं करता। होता है ना, कई बार हम अंगूठा लगाते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, कई बार हमारे फोन में हो जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करता, हमारे फिंगरप्रिंट को एक्सेप्ट करने से रोक देता है, मना कर देता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिग्निटी बहुत ज्यादा हार्म होती है। ऐसा एल्डरली के साथ भी होता है, एल्डरली को पेंशन चाहिए तो उनको बायोमेट्रिक्स अपने ऑथेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है उसके साथ आपकी जो स्किन है वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी चेंजेस आते हैं, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो चेंज होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं। तो ऐसे में फिंगरप्रिंट आपके मना कर देगा कि नहीं भैया ये गलत फिंगरप्रिंट है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शेम, बहुत बड़ी इनडिग्निटी साथ में आ जाती है कि हमारी खुद की बॉडी ही हमको एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है मनरेगा का। अभी तक मनरेगा को सबसे सक्सेसफुल स्कीम कहा जा रहा था, लेकिन मनरेगा में एक नया यहाँ पे चीज ऐड हुई है जो डिजिटलाइजेशन के लिए ये स्कीम जो चीज है वो ऐड हुई है, इसका नाम है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ओके, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे भी सेम चीज बोली जा रही थी कि मनरेगा में भी कुछ फेक अकाउंट्स बन रहे हैं, करप्शन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो इसीलिए ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लेके आए। और गवर्नमेंट ने कहा कि हर
पर्सन, हर एम्प्लॉय जो भी मनरेगा के अंतर्गत काम करता है उसको दिन में 2 बार अपनी टाइम स्टैम्प्ड फोटो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जो जियो टैग करनी पड़ेगी। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि इतने टाइम पे मैं इतने बजे यहाँ पे ये काम कर रही थी मनरेगा के अंतर्गत, तभी आपको उसके डेली वेजेस मिलेंगे। तो तभी आपको उसके डेली वेजेस मिलेंगे। अब ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, एक तो मोस्टली ये जो एम्प्लॉई ने वो महिलाएं होती है, ठीक है, महिलाओं के पास आपको पता है कि रूरल एरियाज में मोबाइल फ़ोन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक तो इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि इनके वेजेस रह जाते हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दूसरा, कई सारी जगहों पे ऐसा भी होता है, ट्रेडिशनलिज्म बहुत है, पेट्रियार्की आज भी बहुत है। तो यहाँ पे अपनी विमेन, जो अपनी वाइफ है, अपनी सिस्टर है, उसका फोटो खींच के अपलोड करना कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता आज की डेट में भी, ट्रेडिशनल एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ पे पेट्रियार्की ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन का फोटो लेने से मना कर दिया जाता है, तो उनके वेजेस रह जाते हैं। कई बार क्या होता है, टेक्निकल ग्लिचेस के कारण आपका जो जियो टैग्ड फोटोज हैं या आपका जो डाटा है वो अपलोड नहीं हो पाता, इसके कारण भी आपके वेजेस रह जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास फ़ोन नहीं है, आपको फ़ोन लेने के लिए अलग से लोन लेना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जो मेनली एम्प्लॉयज़ थे मनरेगा के, जो ऑलरेडी वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है। तो ये ओवर बर्डन हो गए और स्ट्रगल और ज़्यादा करना पड़ रहा था इनको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो एक्टिविस्ट हैं, जो ऑथर हैं, वो कहते ये हैं कि देखो, ये सब चीज़ें, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, हर तरह से बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमको इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर चलना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर्स का हमको सोचना चाहिए कि किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसमें नीड ऑफ द आवर क्या है? हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ला सकते हैं जो ज़्यादा अच्छे से और सभी को साथ में इंक्लूसिवली लेकर चलें। जैसे कि अगर मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो मनरेगा में इस ट्रैकर की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम सोशल ऑडिट कर सकते हैं। सोशल ऑडिट के थ्रू हम काम निपटा सकते हैं ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाए। यहाँ पे हम यहाँ पे एनजीओज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैपेसिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, राइट होल्डर्स की अवेयरनेस उनको फैला सकते हैं। और पहले अगर हमको ये डिजिटल वाले सॉल्यूशन हमको इम्प्लीमेंट करने भी हैं, अप्लाई करने भी है, तो हमको पहले उस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हमारे पास हो। पहले हम डिजिटली सबको स्ट्रेंथन तो कर दें, सबको डिजिटल राइट्स तो दे दें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दें। किसी के पास फ़ोन नहीं है, वो कहाँ से अपनी फ़ोटो जियो टैग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल था, मेनली यहाँ पे बताया गया था कि डिजिटलाइजेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स एंड ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा, अ शॉट इन द आर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पूरा आर्टिकल है, ये रूल ऑफ लॉ को किस तरह से वायलेट कर रहा जा रहा है आजकल, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो कुल मिला के देखोगे, सार बताती हूँ मैं आपको पूरे एडिटोरियल का, वो ये है कि हमारे देश में बेल को लेकर काफ़ी स्ट्रिंजेंसी है, ठीक है। बेल को लेकर, आज मेरे पास टैब नहीं है, पेन टैब, इसीलिए थोड़ा सा इस तरह से लिखना पड़ रहा है मुझे माउस से, तो प्लीज़ बियर विद इट। तो देखो, यहाँ पे आर्टिकल में जो पूरा एडिटोरियल है उसका सार ये है कि हमारे देश में बेल को लेकर कुछ स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एक्शंस ली जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्ट्रिंजेंट एक्शंस कई बार रूल ऑफ लॉ को भी वायलेट कर देते हैं। तो हमारे देश में देखा जाता है कि इनडिस्क्रिमिनेटली अरेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद अरेस्ट कर लिया, अब आप उनको बेल नहीं देना चाह रहे, रिलक्टेंस है आपके अंदर बेल देने को लेकर। तो कुल मिला के आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत फटकार लगाई है पुलिस को और ओवरऑल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, कि किस तरह से काम हो रहा है। हम यहाँ पे वेलफेयर स्टेट बनने चले थे, हम तो पुलिस स्टेट बन गए हैं, हम लोगों के राइट्स छीन रहे हैं। बेल, जो कि एक्सेप्शन होना चाहिए, बेल आजकल का नॉर्मल ट्रेंड हो गया है। चलो, आपने अरेस्ट भी कर लिया, सब हो गया, लेकिन बेल तो दो, बेल में देने में आप इतना रिलक्टेंस क्यों दिखा रहे हो? ये कुल मिला के इस पूरे आर्टिकल में बात की हुई है। तो देखो, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ये इसमें कहा जाता है कि एक अभी जजमेंट आया, सितेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, ठीक है, 2022 का ये जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फटकार लगाई है हमारे पुलिस सिस्टम, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, कि देखो, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो बहुत ही खराब स्टेट में है अभी, ठीक है। कैसे खराब स्टेट में है? अभी हमें ह्यूमन राइट्स की कोई पड़ी ही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे वेलफेयर स्टेट बनने निकले थे कि हमको लोगों का भला करना है, हमको लोगों के लिए कुछ काम करना है, अल्ट्रुइज्म फैलाना है, सोशलिस्टिक टेंडेंसीज पे आगे बढ़ना है। लेकिन अभी हम क्या बन गए हैं, हम पुलिस स्टेट बन गए हैं, जहाँ पे हम हर तरह से अपनी एट्रोसिटीज चलाने लगे हैं, ठीक है। हमने जबरदस्ती लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वहाँ पे वारंट बनता हो या नहीं बनता हो, वहाँ पे अरेस्ट की जरूरत हो या ना हो, हमने अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरा, अरेस्ट भी कर लेते हैं, फिर बेल भी नहीं देते, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये कही जाती है कि कोर्ट जो है वो काफी एम्पैथेटिक थी इस चीज को लेकर, कि यहाँ पे हमारे देश में जो हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है, हमें जरूरत है एक बेल एक्ट की। ये कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि हमें हमारे देश में एक बेल एक्ट की ज़रूरत है, जो हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में लैकिंग है। अभी देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका कहना है कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एक बेल एक्ट है 1976 का, हमको इससे इंस्पिरेशन लेकर अपने देश में भी एक बेल एक्ट लाना चाहिए। अभी हमारे देश में बेल कैसे गवर्न होती है, तो हमारे देश में एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से हमारे सेक्शन 436 और 437 में सिर्फ कैटेगराइजेशन दिया है कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल मिल सकती है, कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें बेल नहीं मिल सकती। लेकिन कोई प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे बताया नहीं, कोई स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है हमारे देश में कि बेल को लेकर यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर हो या प्रॉपर लॉज हो, ठीक है। तो ये कमी है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें भी यूके के इस बेल एक्ट के जैसे हमारे देश में भी एक एक्ट लाना चाहिए जो बेल को गवर्न करे। तो क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है कि ऐसा आखिर होता क्यों है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि बेल नहीं दी जा रही। तो देखो पहली चीज तो ये बोली गई है, पहला कॉज ये बताया गया है कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि जो पुलिस है बहुत बायस्ड होती है। पुलिस जो है सिर्फ एलाइट क्लास की तरफ है, पुलिस जो है सिर्फ जो पावरफुल लोग हैं उनकी साइड है, जो वल्नरेबल है उनकी साइड नहीं है। तो पुलिस के डिस्क्रिशन को बहुत क्वेश्चन किया जाता है लोअर जुडिशरी के द्वारा, ठीक है, लोअर कोर्ट्स के द्वारा। अब जैसे मान लो पुलिस ने किसी को अरेस्ट करके कोई केस में लेकर आए मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट बोलेगा तुमने इनको तो अरेस्ट किया, इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया, ठीक है, तो दूसरों को क्यों नहीं अरेस्ट किया, अगर उनको नहीं अरेस्ट किया तो इनको भी नहीं करना था, या तो दोनों को अरेस्ट करना था। तो एक तरह से अरेस्ट करने की टेंडेंसीज को बढ़ावा मिलता है इस तरह से, जब आप पुलिस के जुरिस्डिक्शन पे, पुलिस के डिस्क्रिशन पे यहाँ पे डाउट करते हो, ठीक है। तो पुलिस के जुरिस्डिक्शन पे जब आप डाउट करते हो तो अरेस्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। दूसरी चीज ये भी होता है कि पुलिस को लगता है कि भैया इससे तो अरेस्ट ही कर लो, कल को जुडिशरी हमारे अकाउंटेबिलिटी पे सवाल ना उठा ले, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इसके कारण अनवारंटेड अरेस्ट बहुत बढ़ते हैं। तीसरा कारण ये बताया गया है इसमें कि यहाँ पे पुलिस अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप लेकर चलता है। पुलिस के ऊपर मान लो किसी भी कोई भी केस है, कोई भी ऑफेंस है, उसको लेकर बहुत प्रेशर है पब्लिक का, तो पुलिस क्या करता है, जानबूझकर उसको रिमांड पे ले लेगा जो अक्यूज्ड है, या फिर अक्यूज्ड को पकड़कर उसको कस्टडी में ले लेगा, या जबरदस्ती अरेस्ट कर लेगा, बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा, या बिना बेल उसको बेल नहीं देगा। इससे क्या सोचता है पुलिस के जो ऑफिशियल हैं, वो क्या सोचते हैं कि इनके साथ बहुत हार्श बिहेवियर करेंगे, बहुत हार्श इनको जुडिशियल कस्टडी देंगे, तो यहाँ पे शायद ये उगल दे सब चीजें, ठीक है। उसमें हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि अक्यूज्ड यहाँ पे कन्विक्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टीरियोटाइप भी प्रॉब्लम बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखो कुल मिलाकर प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में हमको ये समझने की जरूरत है कि बेसिक रूल जो है ना हमारा, वो बेल है, ठीक है, जेल नहीं है। हमें बेल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जेल की तरफ नहीं। जेल जो होता है ना, ये एक्सेप्शन होता है। यहाँ बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज हो गई, ऑफेंस हो गया, तो आप यहाँ पे जेल की तरफ बढ़ोगे। आप हर केस में जेल की तरफ नहीं बढ़ोगे, आपको हर केस में बेल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट समझाता है कि अगर कोई ऑफेंसेस कर रहा है, रिपीटेड ऑफेंसेस कर रहा है, तो आप ये जेल का रास्ता अपनाइए, ठीक है। या फिर कोई इतना हीनस क्राइम हो गया तो आप यहाँ पे जेल का अपना रास्ता अपनाइए। हर केस में आपको जेल का रास्ता नहीं अपनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली बोलता है कि हमको अपने कंसाइंस को जगाने की जरूरत है, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट रूल ऑफ लॉ तो हम फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि हमको यहाँ पे सर्विलेंस लगाने की जरूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होना चाहिए हमारा बेल के ऊपर, कुछ ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए जिससे बेल गवर्न हो सके, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम तो बेल की है, इसके अलावा और भी इश्यूज हो जाते हैं इसके चक्कर में। अगर आप लोगों को बेल नहीं दे रहे तो यहाँ पे प्रिजन्स जो हैं वो ओवर क्राउडेड होने लगते हैं, और इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, जिनके ऊपर कुछ अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन वो बेचारे जेल में पड़े हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से 80% लोग सच में कन्विक्ट हो, लेकिन 20% भी मान लो अगर कन्विक्ट नहीं हुए, अक्विट हुए, तो ऐसे में कितना ज्यादा अन्याय होगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है ना कि भले 100 जो गुनहगार हैं उनको ना मिले सजा, लेकिन एक भी जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज आवर जस्टिस सिस्टम इज कंप्लीटली क्रम्बल्ड। और यहाँ पे तो देखो इतने सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप मान लो किसी को, कोई मान लो कन्विक्ट निकल भी जाता है, ठीक है, इतने टाइम में कोई कन्विक्ट निकल भी जाता है, तो वो रिट्रीब्यूशन की तरफ तो जाएगा ही नहीं, वो ठीक तो करेगा ही नहीं अपनी पर्सनैलिटी को। उल्टा उसके दिमाग में जस्टिस को लेकर एक नेगेटिव नोशन आ जाएगा, जुडिशियल सिस्टम को लेकर एक नेगेटिव नोशन आ जाएगा। मान लो कोई पर्सन है, इसको अरेस्ट किया जाता है किसी जुर्म में, ठीक है, और अक्यूज है, अभी इसके ऊपर जुर्म जो है वो प्रूव नहीं हुआ है, तो तब तक ये गिल्टी है, ठीक है, तब तक ये इनोसेंट है, गिल्टी नहीं है। तो इसको फिर भी आपने जेल में डाल दिया और इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम
ट्रॉमेटिक सिचुएशन में, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना पड़ रहा है, तो इसके अंदर ऑलरेडी क्रिमिनल टेंडेंसीज आने लगेंगी। अगर इसने क्राइम नहीं भी किया है तो आगे जाके क्रिमिनल बन जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में उसको रहना पड़ रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश का, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और इसको हमको अब सुधारने की ज़रूरत है। और इसको सुधारा कैसे जा सकता है? इसको सुधारा ऐसे जा सकता है जब हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, वो यहाँ पे एथिक्स को इनकलकेट करे अपनी रूलिंग में, और दूसरा हम यहाँ पे बेल एक्ट लेकर आए यूके के जैसा। ठीक है, ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया पूरे एडिटोरियल के बारे में। नेक्स्ट एक छोटा सा एक और एडिटोरियल है जो कि है अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो देखो इस एक्ट में, इस सॉरी एडिटोरियल में कहा क्या गया है, बहुत आसान सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। कहा गया है कि अग्निपथ स्कीम हम लेके आए आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जिसमें हर कोई वॉलंटरीली आके यहाँ पे 4 साल के लिए सर्व कर सकता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस में। ठीक है, ये चीज़ कही गई है। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि यही अग्निपथ हमको ऑल इंडिया सर्विसेज में भी एक्सपांड करना चाहिए। इनका कहना ये है कि अग्निपथ जो है बहुत ही बढ़िया स्कीम है, और यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज को ये और ज़्यादा प्रोफिशिएंसी और ज़्यादा इफिशिएंसी देगी। अभी ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? एक तो कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फंक्शन से चिपक के रहते हैं सारे ऑफिसर्स, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी इनोवेशन नहीं लेकर आता। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाती है कि कोई भी यहाँ पे इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ठीक है, हर किसी को स्टेटस ऊपर चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कोई भी। और हमारी जनता देखोगे अगर आप, हमारी जनता जो है इंपॉर्टेंटली, ये बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में नेगेटिव नोशन है अबाउट आर ब्यूरोक्रेसी, अबाउट आर ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे तो कई सारे लोग तो बोलते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज को डिसॉल्व ही कर देना चाहिए। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को हम और स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बनाएं और इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें, परफॉर्मेंस इंश्योर करें। इसके लिए हम बार बार इनका जो परफॉर्मेंसेस को रिव्यू कर सकते हैं 3 स्टेजेस में, ये भी चीज़ कहते हैं यहाँ पे ऑथर। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आज की डेट में बहुत हैवी हो गई हैं। कैसे? लोग क्या सोचते हैं कि एक बार ऑल इंडिया सर्विसेज में चले गए, फिर 30-35 साल तक हमको अब कुछ नहीं करना है, जॉब सिक्योरिटी अपनी है, कोई काम नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक मेन स्ट्रीम है उसके टॉप पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में पॉलिटिकल नेक्सस बना लेते हैं। और हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज का सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए अगर आपको ब्यूरोक्रेट बनना है? तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, पॉलिटिकल नेक्सस बनने लग जाते हैं बड़ी पोजीशन के लिए, हायर पोजीशन के लिए। और ऐसे में यहाँ पे अग्निपथ स्कीम जो है बहुत काम आ सकती है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं उनकी इफिशियंसी इरोड हो रही है। और ऐसे में अगर मान लो वॉलेंट्री आप यहाँ पे एडमिशंस लेने लगे ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो इनके ऊपर जो हमारे जो परमानेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, ऑफिशियल हैं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, बढ़ जाएगी कि हमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो हम निकाले जा सकते हैं, हमें ये लोग रिप्लेस कर देंगे। ओके, हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन आएगा अग्निपथ स्कीम के आने से। ठीक है, हम बार बार रिव्यू कर पाएंगे जो हमारे ऑफिशियल हैं उनको। ओके, तो यहाँ पे ये जो पूरी सर्विसेज हमारी एक तरह से यहाँ पे रिफॉर्म हो पाएगी, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इफिशियंसी आ पाएगी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज में, अगर हम अग्निपथ स्कीम को ऑल इंडिया सर्विसेज में भी लेकर आते हैं या इस तरह का कुछ फ्रेमवर्क बनाने की सोचते हैं। तो आई होप आपको ये भी एडिटोरियल बहुत क्लियर है। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? आपका मेंस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस टुडे इज डिजिटल गवर्नेंस एंड इनिशिएटिव्स आर द फ्यूचर बट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ पुअर एंड द नीडी, एग्जामिन इन 250 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है और इस क्वेश्चन को लिख के आपको मुझे सेंड करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। एक दूसरे के क्वेश्चन आपको रिव्यू करने हैं। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आज का जो हमने यहाँ पे एक एडिटोरियल दिखा था ना कि डिजिटल गवर्नेंस से किस तरह से इनडिग्निटी भी प्रमोट हो रही है, उसी से रिलेटेड है। ओके, तो आप इसको लिखना। इसका सही फ्रेमवर्क मैं आपको कल के एडिटोरियल एनालिसिस में बताऊंगी और बेस्ट आंसर जो होगा उसको मैं पिन कर दूंगी हमारे ग्रुप पे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।